Hello students, welcome back. So in the last class, we were reading the chapter The Sound of Music, which is divided into two parts. ये chapter दो parts में divided है, ठीक है. Beehive book का second chapter हम discuss कर रहे हैं, The Sound of Music, और इसके first part को हमने last class में देखा था. First part जो है वो एवलिन गैलेनी के बारे में है, ठीक है, जो एक म्यूजिशियन है, ठीक है. बट एवलिन के बारे में स्पेशल क्या है, दैट शी इज अ फेमस म्यूजिशियन डिस्पाइट बीइंग डेफ, ठीक है. वो अपने कानों से सुन नहीं सकती, लेकिन फिर भी वो एक वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियन है, ठीक है. तो देखते हैं अभी तक हमने इस चैप्टर के बारे में क्या पढ़ा. हमने पढ़ा कि एवलिन जो है, Evelyn lost her hearing, ठीक है. एवलिन जो है वो अपनी सुनने की एबिलिटी को खो देती है. क्यों खोती है? एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, ठीक है. जो कानों की नर्व्स थी, ठीक है, एयर की नर्व्स थी, उन नर्व्स में डैमेज होने की वजह से वो अपनी हियरिंग एबिलिटी को खो देती हैं. तो सबसे पहली चीज जो हमने देखी वो ये देखी कि एवलिन जो है वो अपनी हियरिंग एबिलिटीज को खो देती है बिकॉज ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, राइट. सेकेंड चीज जो हमें एवलिन के बारे में पता लगी वो ये थी कि एवलिन की जो डेफनेस थी, ठीक है, इट वॉज फर्स्ट नोटिस्ड बाय हर मदर, ठीक है. एवलिन की डेफनेस को सबसे पहले किसने नोटिस किया? एवलिन की मदर ने नोटिस किया. कब? इट वॉज फर्स्ट नोटिस बाय हर मदर व्हेन एवलिन वॉज, कितने साल की थी एवलिन? शी वॉज 8 years old, ठीक है. जब एवलिन 8 साल की थी तब एवलिन की मदर ने एवलिन के हियरिंग प्रॉब्लम्स को सबसे पहली बार नोटिस किया, ठीक है. क्या हुआ था उस टाइम पर? एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले पियानो. एवलिन अपने टर्न का वेट कर रही थी. उसे किसी प्रोग्राम में, किसी फंक्शन में पियानो प्ले करना था, और जो अनाउंसर थे उन्होंने एवलिन का नाम बुलाया, लेकिन एवलिन ने उसको नहीं सुना. तो एट द टाइम एवलिन्स मदर रियलाइज कि एवलिन अपना नाम सुन ही नहीं पाई है. देयर वॉज समथिंग रॉन्ग विद एवलिन्स हियरिंग कैपेबिलिटीज, ठीक है. फिर उसके बाद हमने पढ़ा एट द एज ऑफ 11, ठीक है. एट द एज ऑफ 11, जब एवलिन 11 साल की थी, हर मार्क्स स्टार्टेड डिटोरिएटिंग. उसके मार्क्स जो हैं वो कम होने लगे, ठीक है. एंड आफ्टर consultation with
किससे कंसल्ट किया उन्होंने? आफ्टर कंसल्टेशन विद अ स्पेशलिस्ट it was found that Evelyn has lost her hearing. ठीक है, एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करने के बाद ये पता लगा कि एवलिन जो है वो अपनी सुनने की एबिलिटीज को खो चुकी हैं, राइट। चलिए, उसके बाद हमने पढ़ा कि जब एवलिन के साथ ये सब कुछ हुआ तो एवलिन ने हार नहीं मानी, ठीक है। शी डिडंट गॉट डिमोटिवेटेड, वो डिमोटिवेट नहीं हुई और एवलिन ने डिसाइड किया कि वो अपनी इन डिसेबिलिटीज के बावजूद एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करेगी और उसका जो इंटरेस्ट है म्यूजिक में, उस इंटरेस्ट को परस्यू करेगी। इनिशियली वो जिस भी टीचर के पास गई म्यूजिक सीखने के लिए, सब टीचर ने उसे डिस्करेज किया, ये कहकर कि म्यूजिक के लिए सुनाई देना बहुत जरूरी है और सिंस वो सुन नहीं सकती इसलिए वो म्यूजिक नहीं सीख सकती। लेकिन फाइनली एवलिन को कौन मिला? एवलिन को मिले मिस्टर रॉन फॉर्ब्स, ठीक है। कौन मिला एवलिन को? रॉन फॉर्ब्स। रॉन फॉर्ब्स जो एक परक्यूशनिस्ट थे, उन्होंने एवलिन के टैलेंट को आइडेंटिफाई किया एंड ही टुक अपॉन हिमसेल्फ टू टीच एवलिन म्यूजिक। उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली कि वो एवलिन को म्यूजिक सिखाएंगे, ठीक है। कैसे म्यूजिक सिखाया उन्होंने? ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है दैट हाउ डिड रॉन फॉर्ब्स टॉट म्यूजिक टू एवलिन, राइट। तो व्हाट डिड रॉन फॉर्ब्स डिड? रॉन फॉर्ब्स टुक 2 ड्रम्स, उन्होंने 2 ड्रम्स लिए, ट्यून देम टू डिफरेंट नोट्स, उन्हें डिफरेंट नोट्स पर ट्यून किया एंड देन ही टोल्ड एवलिन टू लिसन टू द म्यूजिक नॉट फ्रॉम हर ईयर्स बट फ्रॉम सम अदर पार्ट ऑफ हर बॉडी, ठीक है। उन्होंने एवलिन को कहा कि इन ड्रम्स के आवाज को अपने कानों से सुनने के बजाय अपने बॉडी के किसी दूसरे पार्ट से सुनने की, फील करने की कोशिश करो। और तब एवलिन ने ये रियलाइज किया दैट जो हाई ड्रम नोट्स हैं, वो हाई ड्रम नोट्स को अपने अपर बॉडी में यानी अपने कमर से ऊपर वाले हिस्से में फील कर सकती हैं और जो लोअर ड्रम नोट्स हैं, उन नोट्स को अपने कमर से नीचे के हिस्से में फील कर सकती है, ठीक है। उस दिन एवलिन ने अपनी बॉडी को साउंड और वाइब्रेशंस को समझने के लिए तैयार कर लिया था और उस दिन के बाद से एवलिन ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, राइट। तो अब यहां से हम हमारी कहानी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अपनी बुक ओपन करें, बुक में पेज नंबर 18 ओपन करें और पेज नंबर 18 पर जो 6th पैराग्राफ है हम वहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, राइट। लेट्स बिगिन। इट इज इंट्रीगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, राइट। ऑथर जो है, ऑथर कह रहे हैं कि एवलिन को म्यूजिक परफॉर्म करते हुए देखना इट इज वेरी इंट्रीगिंग। इंट्रीगिंग मतलब फैसिनेटिंग, ठीक है। बड़ा फैसिनेटिंग है, बड़ा मंत्र मुग्ध कर देने वाला है, बड़ा क्यूरियस, बड़ा एक्साइटिंग है एवलिन को म्यूजिक प्ले करते हुए सुनना, क्योंकि वो इतने एफर्टलेसली म्यूजिक को प्ले करती है जबकि वो उस म्यूजिक को सुन नहीं सकती। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, ठीक है। ऑथर के साथ एवलिन का जो 2 घंटे का इंटरव्यू हुआ, ठीक है, जो कन्वर्सेशन चला, उस कन्वर्सेशन में ऑथर के बोले हुए एक भी शब्द को एवलिन ने मिस नहीं किया, ठीक है। जो भी ऑथर बोल रहा था एवलिन हर एक वर्ड को समझ पा रही थी। ऐसा वो क्यों कर रही थी? कैसे सुन पा रही थी ऑथर को? तो नॉर्मली एक ट्रिक होती है जिसे डेफ लोग जो हैं वो यूज करते हैं, ठीक है, एंड दैट इज नोन एज लिप रीडिंग, ठीक है। हम जब भी कुछ बोलते हैं तो हमारे जो लिप्स हैं वो एक पर्टिकुलर मैनर में मूव करते हैं, राइट। और उन लिप्स के मूवमेंट को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है। तो
ऑथर के साथ एवलिन का जो 2 घंटे का कन्वर्सेशन हुआ, उस कन्वर्सेशन में ऑथर के बोले हुए एक भी शब्द को एवलिन ने मिस नहीं किया, हर एक वर्ड को सही तरीके से समझा। मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, शी लाव। और एवलिन हंसते हुए कहती है कि ऐसे लोग जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, उन लोगों के साथ एवलिन को कम्युनिकेशन करने में थोड़ी दिक्कत आती है। अब दाढ़ी का कम्युनिकेशन से क्या संबंध है? तो देखिए, मैंने आपको बताया कि एवलिन जो है वो कैसे कम्युनिकेट करती थी, कैसे समझती थी लोगों को, उनके लिप्स रीड करके। अब जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूछें होंगी तो वो दाढ़ी मूछें क्या करती है, लिप्स को कवर कर लेती है, ठीक है। आपके जो पूरे फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं दिख पाते। तो ऐसे लोगों के साथ एवलिन को थोड़ा सा कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आती थी। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आईज। ठीक है, एवलिन कहती है कि लिप्स रीड करने के लिए सिर्फ होठों को नहीं देखना पड़ता, बल्कि होठों के साथ साथ आपको सामने वाले पर्सन के पूरे फेस को देखना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हमें सामने वाले के एक्सप्रेशंस, सामने वाले की आंखों को देखना पड़ता है। ठीक है, जब हम किसी चीज को खुश होकर बोलते हैं तो हमारी आंखें जो है वो थोड़ा अलग तरह से बिहेव करती है। अगर हम किसी चीज को दुखी होकर बोलते हैं तो हमारे होठ, हमारे पूरे फेस के एक्सप्रेशंस, हमारी आंखें जो है वो अलग नजर आती है। तो एवलिन कहती है कि किसी के लिप्स को रीड करने के लिए सिर्फ लिप्स को ही नहीं देखना पड़ता, बल्कि हमें पूरे फेशियल एक्सप्रेशंस को देखना पड़ता है। और जिस पर्सन की बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें होती है, उस पर्सन के एक्सप्रेशंस को देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। ठीक है, लिल्ट मतलब वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने का जो तरीका होता है, जो एक टोन होता है, तो वो बिल्कुल फ्लॉलेसली, बिना किसी मिस्टेक के अपने स्कॉटिश एसेंट में ये सब बातें बोलती हैं। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11, शी सेज। और एवलिन आगे कहती है कि मैं इतना अच्छे से इसलिए बोल पाती हूँ। नॉर्मली क्या होता है, जो लोग बाय बर्थ डेफ होते हैं, बचपन से मतलब जब पैदा हुए तब से बहरे होते हैं, वो लोग सही से बोल भी नहीं पाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम बोलना कैसे सीखते हैं, सुनकर, राइट। अगर हम बोलते हैं, सपोज हम बोलते हैं बोर्ड, ठीक है, तो हम इसको बोर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि बचपन में हमें किसी ने बताया था कि इस चीज को बोर्ड बोलते हैं, तो हमने उन्हें सुना और फिर सुनकर हमने बोलना सीखा, राइट। तो हम बोलना कैसे सीखते हैं, दूसरों को सुनकर। तो जो लोग बचपन से सुन नहीं पाते वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्ली बोल भी नहीं पाते। बट एवलिन के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। एवलिन के साथ ऐसी प्रॉब्लम क्यों नहीं थी? बिकॉज टिल द एज ऑफ 11 साल की उम्र तक एवलिन जो है वो सुन सकती थी। ठीक है, उसे सुनाई देता था, और 11 साल की उम्र तक बच्चा बोलना सीख जाता है, राइट। शी सेज बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। चलिए, तो हमें ये तो समझ में आ गया कि भाई एवलिन जो है वो अच्छे से इसलिए बोल पाती है क्योंकि टिल द एज ऑफ 11 शी कैन लिसन। 11 साल की उम्र तक वो सुन सकती थी, तो उसने अपनी जो बेसिक मदर टंग थी वो बोलना सीख लिया था, इसलिए वो अच्छे से बोल पाती है। लेकिन अभी भी जो एक मिस्ट्री है, वो मिस्ट्री ये है कि एवलिन तो सिर्फ 11 साल की उम्र तक ही सुन सकती थी। ठीक है, तो फिर वो फ्रेंच लैंग्वेज और बेसिक जापानीज लैंग्वेज जो है वो कैसे बोल पाती है? वो तो उसने बहरा होने के, मतलब अपने हियरिंग एबिलिटीज को खोने के कई सालों बाद सीखी थी, लेकिन फिर भी वो अच्छे से फ्रेंच और बेसिक जापानीज बोल पाती थी। तो ये अगेन हमें इस बात को शो करता है कि अगर आप किसी चीज को पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, पूरे हार्डवर्क के साथ अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो कोई भी डिसेबिलिटी आपको रोक नहीं सकती। ठीक है, आप भले ही कितने भी डिसेबल क्यों ना हो, आपके साथ कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लेकिन अगर आप डिटरमाइंड हैं कुछ करने के लिए, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको रोक नहीं सकती है। एज फॉर म्यूजिक, शी एक्सप्लेन्स। जहां तक म्यूजिक की बात है, एवलिन कहती है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कि म्यूजिक जो है वो मेरी बॉडी के हर एक पार्ट में मुझे फील होता है। ठीक है, इट टिंगल्स इन द स्किन। जब भी मैं म्यूजिक को सुनती हूं तो मेरी स्किन में वाइब्रेशंस फील होते हैं। ठीक है, गुदगुदी होती है। माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, जो मेरे चीक बोन्स हैं, जो मेरे बाल हैं,
उन तक में मुझे वो म्यूजिक फील होता है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the sticks into her fingertips. जब वो xylophone को प्ले करती है स्टिक से, तो वो फील कर सकती है कि जो साउंड है वो xylophone से उन स्टिक्स के थ्रू उसकी फिंगर में और उनकी बॉडी में एंटर कर रहा है। By leaning against the drum, she can feel the resonance flowing into her body. ठीक है, ड्रम के पास में अपना कान रख के वो फील कर सकती है रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब इको, जो साउंड वेव्स होते हैं उन्हें वो फील कर सकती है अपने बॉडी में एंटर करते हुए। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. जब भी वो एक वुडन प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करती हैं तो अपने शूज उतार देती हैं ताकि उस वुडन प्लेटफॉर्म से वाइब्रेशंस जो हैं वो उनके पाँव के थ्रू उनकी बॉडी में एंटर कर सकें, वो अपने पाँव से साउंड के वाइब्रेशंस को फील कर सकें। नॉट सरप्राइजिंगली, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है कि एवलिन अपने ऑडियंस को खुश कर देती है। जो भी एवलिन का परफॉर्मेंस देखता है वो खुश हो जाता है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, इसे हम यहां पर लिख देते हैं। इन 1991, ठीक है, 1991 में एवलिन को एक अवार्ड मिला। कौन सा अवार्ड? सोलोइस्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। और ये अवार्ड कौन देता था? किसने प्रेजेंट किया था ये अवार्ड? इट वॉज प्रेजेंटेड बाय रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी। ठीक है, तो 1991 में एवलिन को सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला और ये अवार्ड उन्हें किसने दिया? रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी ने दिया। ठीक है, सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेज। ठीक है, अब एक परक्यूशनिस्ट हैं जिनका नाम है जेम्स ब्लेड्स। ठीक है, अब जेम्स ब्लेड्स क्या कहते हैं एवलिन के बारे में? वो कहते हैं God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. कि भगवान ने एवलिन से उसकी सुनने की एबिलिटी जरूर ले ली, लेकिन उसके बदले में एवलिन को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे दिया। ठीक है, What we hear, she feels. हम जो भी सुनते हैं एवलिन उन सब चीजों को फील करती है। Far more deeply than any of us. और जितना डीपली हम किसी चीज को सुन सकते हैं उससे ज्यादा डीपली एवलिन उन चीजों को फील कर सकती है। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। और इसीलिए एवलिन अपने म्यूजिक को इतना ब्यूटिफुली एक्सप्रेस कर पाती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक। अब आगे एवलिन इस बात को एक्सेप्ट करती है कि वो क्या है? कुछ हद तक वर्कहॉलिक है। वर्कहॉलिक मतलब एक ऐसा इंसान जिसको काम करने की लत लगी हुई है, जो बिना काम किए रह ही नहीं सकता। ठीक है, तो शी एक्सेप्ट्स दैट शी इज समवॉट ऑफ वर्कहॉलिक। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। वो कहती है कि बस मुझे हमेशा ये लगता रहता है कि मुझे काम करना है, मुझे काम करना है। ठीक है, कभी कभी तो जो क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं मैं उनसे भी ज्यादा हार्ड वर्क करती हूँ, बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस। लेकिन उन हार्डवर्क का जो रिवॉर्ड है वो रिवॉर्ड भी बहुत ह्यूज है। ठीक है, उसको इमेजिन नहीं किया जा सकता। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। अब जो इनके एवलिन के रेगुलर कॉन्सर्ट्स होते हैं वो तो हैं ही, उसके अलावा
एवलिन जो है वो रेगुलर कॉन्सर्ट्स करती है, कहाँ पर, प्रिजन में, जेल में और हॉस्पिटल्स में। प्रिजन में जो कैदी हैं उनके लिए और हॉस्पिटल्स में जो बीमार लोग हैं उन लोगों के लिए। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, ठीक है, और यंग म्यूजिशियन की क्लासेस लेती हैं, उनके लेक्चर्स लेती है और उसको काफ़ी हाई प्रायोरिटी भी देती हैं। Anne Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. Anne Richlin जो है ये Beethoven Fund for Deaf Children की इंचार्ज हैं और वो कहती हैं कि एवलिन जो है वो डेफ चिल्ड्रन के लिए एक इंस्पिरेशन है, ठीक है, एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, ठीक है, क्योंकि जब वो डेफ बच्चे एवलिन को देखते हैं तो उन्हें ये समझ में आता है कि अगर वो कोशिश करें तो ऐसा कोई एम नहीं है, ऐसा कोई गोल नहीं है, ऐसा कोई टारगेट नहीं है जिसे वो अचीव नहीं कर सकते। क्योंकि अगर एवलिन डिस्पाइट लूजिंग हर हेयरिंग म्यूजिशियन बन सकती है तो वो भी अपने लाइफ के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। Evelyn Gilani has already accomplished more than most people twice her age. Evelyn ने already अपनी लाइफ में उतना अचीव कर लिया है जितना उनसे डबल एज के लोग भी अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं। She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. उन्होंने percussion को, पहले percussion को क्या माना जाता था? पहले percussion को ऑर्केस्ट्रा का एक पार्ट माना जाता था। पर्क्यूशन की इंडिविजुअल कोई आइडेंटिटी नहीं थी, ठीक है, ऑर्केस्ट्रा होती थी जिसमें बहुत सारे म्यूजिशियंस होते थे और उन्हीं म्यूजिशियन के बीच में एक पर्क्यूशनिस्ट होता था जो पीछे बैठकर अपना ड्रम वगैरह प्ले करता था। बट एवलिन जो है वो पर्क्यूशन को ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट में लेकर आई और उन्होंने ये दिखाया कि पर्क्यूशन जो है इट कैन बी वेरी मूविंग, वो सुनने में बहुत अच्छा हो सकता है। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज who are handicapped. एवलिन ने उन सभी लोगों को इंस्पिरेशन दी जो हैंडीकैप थे, ठीक है, जो किसी फिजिकल डिसेबिलिटी को फेस कर रहे थे। पीपल हु लुक टू हर एंड से, उन लोगों को इंस्पिरेशन दी जो एवलिन को देखते हैं और ये कहते हैं, क्या कहते हैं? इफ शी कैन डू इट आई कैन, अगर एवलिन कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूं। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियन, और इतना ही नहीं, एवलिन ने लाखों करोड़ों लोगों को अपने म्यूजिक के फॉर्म में एक खुशी, एक प्लेजर प्रोवाइड किया। तो यह है हमारी कहानी एवलिन गिलानी के बारे में। आई होप आप इस कहानी को सुनकर डेफिनेटली मोटिवेट हुए होंगे, ठीक है, और ये कहानी जो है ये हमें एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाती है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि इंसान जो है, इंसान को कोई चीज अगर रोकती है तो वो चीज है उस इंसान की खुद की सोच, ठीक है। अगर आप अपनी सोच पर काबू पा लें, अगर आप अपने थिंकिंग को कंट्रोल कर लें तो आपको कोई भी सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता, चाहे कितनी ही बड़ी डिसेबिलिटी क्यों ना हो, वो आपको नहीं रोक सकती। इफ यू आर डिटरमाइंड एंड यू आर रेडी टू वर्क हार्ड, ठीक है। मेरे इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट और बताता हूं, ठीक है। मैंने कहीं पढ़ा था, ठीक है, जो हमारे थिंकिंग कैपेबिलिटी के बारे में, हमारे मेंटलिटी के बारे में हमें बताता है कि इंसान का दिमाग जो है वो किस तरीके से काम करता है, राइट। तो स्टोरी कुछ इस तरह की है कि एक आदमी एक बार एक जू में जाता है, ठीक है, और वहां देखता है कि एक बड़े से हाथी को एक पतली सी रस्सी से बांधा हुआ था, ठीक है। तो वो बड़ा हैरान हुआ, हाथी जो है वो उस रस्सी से बंधा हुआ था और वो चुपचाप वहां पर खड़ा था, कुछ हिल डुल नहीं रहा, कुछ कोशिश नहीं कर रहा था, वहां से भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। एक पतला सा एक पोल था जिससे एक रस्सी बंधी हुई थी पतली सी, और वो रस्सी हाथी के पैर में बंधी हुई थी, ठीक है, और हाथी वहां पर चुपचाप खड़ा था, ठीक है। तो वो आदमी बड़ा हैरान हुआ, बड़ा क्यूरियस हुआ
कि भाई ये हाथी इतना बड़ा है, इतना पावरफुल है, अगर ये चाहे तो ये तो एक झटके में उस रस्सी को, इनफैक्ट उस रस्सी को क्या, वो जमीन में जो पोल गड़ा हुआ है जिससे वो रस्सी बंधी हुई है, उस पूरे के पूरे पोल को उखाड़ कर यहां से भाग सकता है, ठीक है, अपना फ्रीडम पा सकता है। पर ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा? तो जो जू का केयर टेकर था उसने ये बात उससे पूछी, और जू के केयर टेकर ने उसे जो जवाब दिया वो कहीं ना कहीं हमारे थिंकिंग की इंपॉर्टेंस को शो करता है। तो जू के केयर टेकर ने उस आदमी को कहा कि जब यह हाथी बहुत छोटा था और बहुत कमजोर था तो हमने इसी तरह की एक रस्सी से इसे बांध कर रखा हुआ था, ठीक है। तो बचपन में जब ये छोटा था तो ये बहुत कोशिश करता था उस रस्सी को तोड़ने की, खींचने की, लेकिन क्योंकि ये कमजोर था, छोटा था, इस वजह से उस रस्सी को तोड़ नहीं पाता था। तो इसने 10 दिन बहुत कोशिश की, 15 दिन बहुत कोशिश की, 20 दिन बहुत कोशिश की, 1 महीने तक उस रस्सी को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये बचपन में उस रस्सी को नहीं तोड़ पाया। और उसके बाद से इसने अपने दिमाग में ये बात फिट कर ली, अपने दिमाग में ये बात बैठा ली कि ये उस रस्सी को कभी तोड़ नहीं पाएगा। और आज जब ये इतना बड़ा हो गया है तब भी कहीं ना कहीं इसके माइंड में वही थॉट है, वही सोच है कि बचपन में इसने कोशिश की थी लेकिन ये उस रस्सी को नहीं तोड़ पाया था, और अब भी ये उस रस्सी को नहीं तोड़ पाएगा। जबकि अगर ये चाहे तो ये एक झटके में उस रस्सी को तोड़कर यहां से आजाद हो सकता है। तो ये है हमारे पावर ऑफ थिंकिंग, हमारी सोच की पावर, राइट। तो एवलिन भी हमें यही बात डिमॉन्स्ट्रेट करती है। एवलिन को हर किसी ने बोला कि तुम सुन नहीं सकती, यू हैव लॉस्ट योर हियरिंग, तो तुम म्यूजिशियन नहीं बन सकती हो। सबने उसे ये बोला कि तुम ये नहीं कर सकती हो, नहीं कर सकती हो, नहीं कर सकती हो, लेकिन एवलिन जो थी वो डिटरमाइंड थी। उन्होंने ये ठान रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करनी है, मुझे एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना है, ठीक है। मैं अपनी इस डिसेबिलिटी को मेरी सक्सेस के रास्ते में नहीं आने दूंगी। और उसके बाद जो हार्डवर्क उन्होंने शो किया, जो डिटर्मिनेशन उन्होंने शो किया, उसकी वजह से जो रिजल्ट उन्हें मिले, वो रिजल्ट क्या है? एक हिस्ट्री है आज भी, ठीक है। वर्ल्ड फेमस रिनाउंड म्यूजिशियंस में से एक है एवलिन गैलेनी, जिनको लगभग 100 से ज्यादा अलग अलग 1000 से ज्यादा अलग अलग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स पर मास्टरी हासिल है, राइट। तो ये थी हमारी कहानी द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1, स्टोरी ऑफ एवलिन गैलेनी। अगले पार्ट में हम इसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, और वो सेकेंड पार्ट होगा हमारे एक इंडियन म्यूजिशियन के बारे में, जिनके बारे में शायद आपने सुना होगा। उनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अगर नहीं सुना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा उनके बारे में सर्च करिएगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन है, ठीक है, और क्यों पॉपुलर है। फिर नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की कहानी को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।